गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अष्टमः पाठः राज्यः रघु उदारता इस पाठ का जो अभ्यास प्रश्न है, इस अभ्यास प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो पहला और दूसरा अभ्यास प्रश्न था, उस पहले और दूसरे अभ्यास प्रश्न को हम लोगों ने हल कर लिया है। तो अब हम जो हमारा तीसरा अभ्यास प्रश्न है उसको हम लोग हल करेंगे। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोगों ने जो भी होमवर्क आप लोग को दिया गया है वर्णन लिखने का और जो भी अभ्यास प्रश्न हल किया गया उसको आप लोगों ने अच्छी हैंडराइटिंग में कॉपी पर लिख लिया होगा। तो आइए हम लोग अब जो हमारा अगला जो अभ्यास प्रश्न है इसको हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे अभ्यास प्रश्न। ठीक है, ये क्या है, अभ्यास प्रश्न। तो हम लोग इससे पहले एक पद में उत्तर और पूर्ण वाक्य में उत्तर इसको हम लोग कर चुके हैं। तो अभी हम लोग जो हमारा तीसरा अभ्यास प्रश्न है इसको हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले आप तीसरा डालिए। तो तीसरा अभ्यास प्रश्न जो क्या है, तीसरा अभ्यास प्रश्न सबसे पहले पढ़िए, पेज नंबर 41। तीसरा अभ्यास प्रश्न कहता है निम्नलिखित शब्दानाम विभक्ति वचनम च लिखत। निम्नलिखित जो भी नीचे दिए गए हैं शब्द, उनके विभक्ति और वचन बताइए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे शब्द लिखेंगे, यहाँ पे विभक्ति लिखेंगे, विभक्ति। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वचनम। ठीक है, ये तीन आपको बनाना पड़ेगा ऐसे। और एक यहाँ पे आप नाम नंबरिंग के लिए डाल दीजिए क ख। तो ये वर्ड्स आपके बुक में दिए हुए हैं, तो इसको हम एक बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग उसी हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रकृत्या। सबसे पहला जो हमारा थर्ड का एक्सरसाइज है जिसमें विभक्ति और वचन बताना है, तो हमारा पहला शब्द है प्रकृत्या। तो सबसे पहले आप यहाँ क नंबर डालेंगे, फिर लिखेंगे प्रकृत्या। क्या हो जाएगा, प्रकृत्या। तो अब प्रकृत्या हो गया। तो प्रकृत्या में आपको बताना है कि ये कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि विभक्ति और वचन जानने के लिए आपको रूप याद होना मस्ट है। अगर आपको रूप नहीं याद होगा तो विभक्ति वचन आपको जानने में बहुत ही कठिनाई होगी। तो आइए अब हम हल करते हैं। सबसे पहले ये कौन सी विभक्ति है, यह है तृतीया। क्या लिखेंगे, तृतीया। और फिर यहाँ पे लिखेंगे एक वचन। ठीक है, आप लिख दिए तृतीया एक वचन। फिर आप डालेंगे ख नंबर। ख नंबर क्या है, ख प्रश्न क्या है, दर्शन शास्त्राणाम। क्या है, दर्शन शास्त्राणाम। तो यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है आप यहाँ पे शब्द लिखेंगे, दर्शन शास्त्राणाम। तो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट में लिखेंगे कि कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे षष्ठी। क्या हो जाएगा, षष्ठी। और फिर हो जाएगा बहुवचन, षष्ठी बहुवचन। फिर आप डालेंगे ग नंबर, थर्ड नंबर। तीसरा क्या है, बुक देखिए आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, सेवया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेवया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेवया। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो आप लिखिए यहाँ पे तृतीया। क्या हो जाएगा, तृतीया एक वचन। तृतीया हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। फिर आप देखिए घ। घ शब्द क्या है, घ हमारा शब्द है दक्षिणाम। दक्षिणाम, यहाँ पे आप लिखेंगे दक्षिणाम। हो जाएगा द्वितीया। द्वितीया एक वचन, एक वचन। फिर आप अंग देखेंगे, अंग है विनयशीलः। क्या हो जाएगा, अगला शब्द दिया हुआ है अंग विनयशीलः। तो आप यहाँ पे लिखेंगे विनयशीलः। फिर लिखेंगे यहाँ पे कौन सा है, प्रथमा। फिर आपका हो जाएगा एक वचन, एक वचन, प्रथमा एक वचन। फिर आप नेक्स्ट नंबर डालेंगे च।
च एक्सरसाइज दिया हुआ है राज्ञः, राज्ञः, तो आप यहाँ पे लिखिएगा राज्ञः। फिर आपका हो जाएगा राज्ञः षष्ठी यानी 6 नंबर, षष्ठी का की के, षष्ठी एक वचन। आपको कारक का जो चिन्ह है वो याद रखेंगे तो आपको हल करने में आपके लिए बहुत ही सहजता होगी। सो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 6 नंबर, नंबर थर्ड का 6 वेदा नाम, क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे वेदा नाम। जैसे ये लिख रहे हैं उसी तरह से सब लिखना है, आपको सारे शब्द यहाँ पे आपको लिखना है। क्या होगा वेदा नाम, तो वेदा नाम क्या हो जाएगा षष्ठी, आप ध्यान दीजिएगा षष्ठी, और आपका फिर हो जाएगा बहुवचन। क्या हो जाएगा षष्ठी बहुवचन। फिर नेक्स्ट है जो है लास्ट में इस एक्सरसाइज का, ये वाला जो एक्सरसाइज का लास्ट है रघोह, जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है राज्ञा, उसी तरह से रघो हो जाएगा, रघो यानी रघु की का की के, रघु की, रघो। कौन सी विभक्ति वचन होगा षष्ठी, षष्ठी एक वचन, एक वचन। तो इस प्रकार आपका जो थर्ड एक्सरसाइज है यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से पहले शब्द लिखेंगे, सबसे पहले नंबर डालेंगे क ख ग घ, फिर नेक्स्ट में लाइन में आप लिखेंगे शब्द, कौन सा शब्द है आप यहाँ पे लिखेंगे शब्दाह, क्योंकि एक शब्द नहीं कई शब्द है इसलिए आप यहाँ लिखेंगे शब्दाह। तो आप शब्दाह में शब्द लिख लेंगे, फिर उसके बाद उन शब्दों के ठीक सामने ध्यान दीजिएगा लिखते हुए, थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, ऐसा नहीं कि प्रकृतिया के सामने षष्ठी लिख दीजिएगा, जिसके सामने जो लिखा हुआ है प्रकृतिया तृतीया एक वचन, दूसरा शब्द दर्शन शास्त्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, इसी तरह से आप जितना दिया हुआ है सारा आप हल करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दर्शन शास्त्राणाम हो गया, अगला जो शब्द है उसके सामने उसी तरह से आप लिखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट एक्सरसाइज कहता है यथा निर्देशम उत्तरत, यथा माने जैसा, निर्देशम माने निर्देश, उत्तरत माने उत्तर, जैसा निर्देश दिया गया है उसी प्रकार आप उत्तर दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहले यथा, पहले प्रश्न उतारिए, यथा निर्देशम उत्तर, यथा निर्देशम उत्तर। ठीक है, यथा निर्देशम उत्तर। फिर आप यहाँ पे देखिए संधि हुआ है यथा, यहाँ पे यथा, फिर निर्देशम म हलंत हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जैसे म पे आप हलंत लगा देंगे, और फिर आप यहाँ पे क्या बचेगा उत्तर, उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे संधि है। तो इसका अर्थ क्या है, जैसा निर्देश दिया गया है उसी के अनुरूप आप प्रश्न को हल करेंगे, उत्तर देंगे। पहला क, सबसे पहले देखिए क नंबर, क नंबर हमारा क्या कहता है, सबसे पहले देखिए क नंबर, क नंबर हमारा कहता है दातुम इत्यत्र कह प्रत्यय, दातुम, जो दातुम शब्द है उसमें कह माने कौन, प्रत्यय माने प्रत्यय, प्रत्यय, कह प्रत्यय, जो दातुम शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है। तो आप यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप प्रश्न उतारेंगे क दातुम इत्यत्र कह प्रत्यय, तो फिर आप उसके आगे जो 4 ऑप्शन लिखा है, चारों ऑप्शन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, चारों ऑप्शन के स्थान पे आप एक जो करेक्ट ऑप्शन है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 आपको हम उदाहरण के लिए आपको हम एक समझा दे रहे हैं कि कैसे कॉपी पे लिखना है, और आप कॉपी में कैसे लिखना है ठीक उसी तरह से आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पहला क नंबर दिया हुआ है दातुम, 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 दातुम इत्यत्र, इत्यत्र, दातुम इत्यत्र कह प्रत्यय, प्रत्यय।
ठीक है, यह आपका प्रश्न हो जाएगा। तो आप यहाँ पे पहला का उत्तर लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि हम केवल पहले का उदाहरण बता रहे, बाकी सब आपको, तो आपको इसमें चारों ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल जो करेक्ट आंसर है वो लिखेंगे। पहला क्या है, धातुम इत्यत्र कह प्रत्यय, तो चार ऑप्शन दिया, तुम प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, सानच प्रत्यय और कत प्रत्यय। तो आपको इसमें लिखना है सेकंड ऑप्शन आपका सही है, क्या हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन डाल करके लिखेंगे तुमुन, तुमुन, तुमुन प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट आप ख लिखेंगे, ये आपका ख का उत्तर है, फिर आप ख का उत्तर डाल के लिखेंगे। अब नेक्स्ट ख का प्रश्न पहले पढ़ना पड़ेगा कि प्रश्न हमारा क्या कहता है। प्रश्न हमारा कहता है, गुरुकुलस्य आचार्यः वर्तन्तुः आसीत् इति वाक्ये कर्तृपदं किम् अस्ति। गुरुकुलस्य माने गुरुकुल के आचार्य, वर्तन्तुः यानी वर्तन्तु, आसीत् माने थे, गुरुकुल के आचार्य वर्तन्तु थे। इस वाक्य में कर्ति माने कर्ता, पदम माने शब्द, किम माने क्या, अस्ति माने है। इस जो वाक्य दिया है इसमें कर्ता कौन है, किसके विषय में करने वाला कौन है, कौन रहता था, किसके विषय में बात कर रहा है। तो इसमें दिया है वर्तन्तु आचार्य गुरुकुलस्य आसीत्, तो आसीत् तो था क्रिया है, नहीं होगा। गुरुकुलस्य गुरुकुल के का की के, तो ये भी नहीं होगा। अब दो बचता है, एक वर्तन्तु है, एक आचार्य। तो वर्तन्तु की विशेषता बताने के लिए आचार्य, आचार्य यानी गुरु, तो आचार्य शब्द वर्तन्तु जो ऋषि, उनकी विशेषता बताने के लिए जो है एक विशेषण शब्द है आचार्य, तो इसलिए यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, वर्तन्तु। क्या आप लिखेंगे, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। पहला क्या होगा, वर्तन्तु, देख के लिखेगा वर्तन्तु। नेक्स्ट ग का उत्तर क्या है, आप ग प्रश्न पढ़िए। ग का प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न कहता है, राज्यः इति पदे का विभक्ति अस्ति। राज्यः जो शब्द है, राज्यः इति माने इस, पदे माने पद में, यह जो पद दिया है इस पद में का माने कौन सी विभक्ति, माने विभक्ति है, अस्ति माने है, इस पद में कौन सी विभक्ति है। तो इससे पहले हम लोगों ने इसमें सॉल्व किया था कि राज्य कौन सी विभक्ति और वचन है। तो उसमें दिया हुआ है द्वितीय विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है। तो हम लोगों ने यहाँ पे हल किया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 2 3, तो हो जाएगा क्या, षष्ठी। ये आसान है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, षष्ठी विभक्ति ही। क्या लिखेंगे, षष्ठी विभक्ति ही। नेक्स्ट आप लिखेंगे घ, ठीक है। घ का आपके उत्तर क्या दिया हुआ है, घ का उत्तर देखिए, घ प्रश्न है, उपागच्छत इति पदे, उपागच्छत इति पदे कः उपसर्गः। उपागच्छत जो शब्द है इस पद में कह माने कौन, उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग है। तो सबसे पहले आप जानने का प्रयास करें कि उपसर्ग क्या होता है। जब हमने आप लोग को उपसर्ग बताया था तो बताया था कि उपसर्ग जो होता है किसी शब्द या शब्दांश का वह भाग होता है जो किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। और प्रत्यय क्या होता है, वह शब्द और शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। तो हम उपसर्ग की बात कर रहे हैं, ना कि प्रत्यय की। तो इस बात को ध्यान में रख करके आप हल करेंगे। क्या दिया है, उपागच्छत इति पदे कः उपसर्ग। उपागच्छत इति पदे में कौन सा उपसर्ग है, उ, पहला उ, दूसरा उप, तीसरा उपा, चौथा आ। तो क्या हो जाएगा, उप प्लस आगच्छत। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेकंड ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे अंग, ये आपका अंग कौन सा उत्तर, प्रश्न पढ़िए, कोशागारम। क्या दिया है, कोशागारम अस्य संधि विच्छेदः कुरुतु। कोशागार जो कोशागारम जो कोशागारम शब्द है, अस्य माने इसका, संधि विच्छेद यानी संधि विच्छेद, कुरुतु माने करिए, इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो क्या दिया है, को पहला दिया है कोश प्लस
अगारम। ध्यान दीजिएगा, यह है कोश प्लस अगारम। और नेक्स्ट है कोशा प्लस आगरम, आगरम। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है कोश प्लस आगारम, आगार, आगारम। और फोर्थ है कोशाग प्लस रम। तो क्या हो जाएगा, कोश प्लस आगारम। क्या लिखेंगे, कोश, कोश प्लस आगारम। अगार शब्द होता है कहीं भी, जो भी भंडार जैसा, तो उसको अगार बोलते हैं। तो यहाँ पे कोषागार है, कोष मतलब धन कोष, जैसे सामान रखने के लिए, पैसे रुपए रखने के लिए। तो कोषागार जैसे धन धान्य रखने के लिए, अनाज रखने के लिए कोठरी होती है, उसी तरह से कोषागार कहते हैं। आगार मतलब जैसे घर जैसा, कोषागारम। नेक्स्ट क्या है, च। च क्या है, रघु कौत्स्य, रघु कौत्स्य समीपम अगच्छत इत्यत्र निकटम इत्यस्य किम पर्याय पदम। कह रहे कि रघु कौत्स के समीपम अगच्छत, अगच्छत माने आए, कौत्स जो थे वो रघु के समीप आए। क्या करने के लिए आते हैं, रघु की 14 कोटि स्वर्ण मुद्रा मुझे दीजिए, तो वह इसके लिए वो रघु के समीप आते हैं। तो ये हमारा कोई इससे हमको मतलब नहीं है। इस प्रश्न में क्या कहते हैं, इत्यत्र, यहाँ पर निकटतम, निकट पास आए के लिए, निकटतम इत्यस्य किम पर्याय पदम, नजदीक के लिए कौन सा पर्याय, पर्याय माने अर्थ, नजदीक के लिए इसमें कौन सा अर्थ प्रयुक्त किया गया है। तो इसमें दिया गया है पर्याय पदम। तो आप यहाँ पे देखिए कौन सा निकट का पर्यायवाची है। आप सेंटेंस में पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या दिया है कि रघु दिया है शब्द, कौत्स्य दिया है, समीपम दिया है, अगच्छत दिया है। तो हमें निकट का पर्यायवाची ढूंढना है कि निकट शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो निकट शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, समीपम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे च, उत्तर लिखिए, आपका हो जाएगा समीपम, समीपम। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये जो तीसरा और चौथा एक्सरसाइज है। तो आज हम लोग केवल तीसरा और चौथा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज हम लोगों ने किया, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग करेंगे तो हम लोग अगला जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। पहला जो हमारा थर्ड जो है विभक्ति और वचन है, और चौथा जो है यथा निर्देशन उत्तरत है। तो आप लोग कॉपी में साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखावट अच्छे से बनाते हुए, हम इसीलिए थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आप लोग कॉपी में थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज लिख करके कार्य पूर्ण करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।